हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट पे बेस होके आप रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल्स को बहुत ही इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट है किरचॉफ के रूल। किरचॉफ का फर्स्ट रूल और सेकंड रूल, दो रूल हैं हमारे पास किरचॉफ के। दोनों रूल्स को बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है और कवर करना है। देखिए कैसे, मैंने कहा कि फर्स्ट लॉ का नाम है करंट लॉ और जंक्शन लॉ। मैं आपको बता दूं कि आज का मेरा जो टारगेट है वो किरचॉफ रूल्स को पढ़ना है, उसके साथ साथ व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करना है। ठीक है, तो आज का मेरा टारगेट है यही कि एक जिसमें मैं किरचॉफ के रूल्स पढ़ूंगा और दूसरे में मैं व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ूंगा, जिसके न्यूमेरिकल्स मैं पहले भी करके आ चुका हूं। ठीक है, हाँ जी। अब स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जिसका नाम है करंट लॉ और जंक्शन लॉ। अब जंक्शन का क्या मतलब होता है? देखो बेटा, रेलवे जंक्शन सुना होगा आपने। तो जंक्शन क्या होता है? जिस पे रेलगाड़ी आ रही है और जहां से जा भी रही है। अब हमारे पास रेलगाड़ी तो है नहीं भाई, हमारे पास तो करंट है जो किसी ना किसी वायर के थ्रू, जो कोई ना कोई रेजिस्टेंस ऑफर करती है, उसके थ्रू आ सकता है या फिर जा सकता है। ठीक है, आ सकता है या फिर जा सकता है। ये ले लो, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट करंट्स, कोई आ रहा है कोई यहाँ से जा रहा है, ऐसे बना लो आप। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि मान लीजिए मेरे पास है करंट I1। तो I1 मान लीजिए कि यहाँ अंदर की तरफ आ रहा है, उसकी डायरेक्शन है अंदर की तरफ आने की। मतलब ये वो पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, जिसको मैंने जंक्शन का नाम दे दिया J। और यहां से करंट मान लीजिए जा रहा है, क्योंकि जंक्शन पे ट्रेन आती भी है ट्रेन जाती भी है। तो ये देखिए जी, I2 करंट जा रहा है। फिर ये करंट एक आप कर दो, ये रेजिस्टेंस से के थ्रू I3 आ रहा है। फिर ये आप कर दो जा रहा है, मतलब ऐसे कोई करंट आ रहा है कोई करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है ना। ये करंट मान लो इनवर्स डायरेक्शन है उसकी I5। तो ये कहते हैं कि सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। और वो जो पॉइंट है उसी का नाम क्या है? जंक्शन है। अब सम ऑफ ऑल करंट्स, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो यहाँ पे करंट एक आ रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, जा रहा है उसको नेगेटिव ले लो। फिर I2 I3 आ रहा है, I4 जा रहा है, I5 फिर आ रहा है। इन सभी का सम जीरो के बराबर होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि I1 प्लस I3 प्लस I5 दैट इज इक्वल टू I2 प्लस I4। I2 प्लस I4, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स लिविंग दैट पॉइंट। इसका मीनिंग हुआ कि सम ऑफ ऑल करंट्स meeting at a point, meeting at a point is equal to sum of all currents leaving that point, leaving that point, that मतलब जितना एंटर कर रहा है ना उतना ही बाहर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि जितना करंट यहाँ एंट्री मार रहा है उतना ही करंट बाहर की तरफ जाएगा। मान लो मैं आपको एक न्यूमेरिकल बना के दूं, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल बनाऊंगा मैं इस चीज पे। ठीक है, आप भी मेरे को फटाफट से आंसर कर देंगे उसका न्यूमेरिकल का, मुझे पता है। ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोगों को। मान लीजिए कि इस तरह से कुछ करंट है जो अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो कुछ इस तरह से रखी है। ये देखिए, ये अंदर आ रहा है, ठीक है, ये भी अंदर आ रहा है और ये बाहर जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हमने कहा कि जी यहाँ पे ना 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ पे भी कितना है? मान लीजिए आपके पास है 1 एम्पियर, मान लीजिए 1 एम्पियर। तो आपको अगर मैं पूछूं ये अगर जंक्शन है तो आप मुझे टोटल रिजल्टेंट करंट बता दें।
तो आप कहोगे सर कि जितना आ रहा है उतना ही जाएगा, मतलब समेशन आई मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो पहले तो आप मुझे सम बताओ टोटल कितना हो, आ रहा है उसको प्लस, आ रहा है उसको प्लस और जा रहा है उसको माइनस, मतलब सम कितना हुआ यहाँ पे 4 एम्पियर, मतलब टोटल करंट कितना हुआ 4 एम्पियर। ठीक है, तो आप इस तरह से इनके कॉन्सेप्ट के साथ वर्क कर सकते हो। बस देखना आपने यही चीज है कि आ रहा है कि जा रहा है। ठीक है ना, दविंदर का आंसर आ गया था। ठीक है, अच्छा निशांत ने भी अपना फेवरेट गाना भेज दिया मुझे, आजा मैक्सिको चलिए। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमने देखा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जिसका नाम हमने रखा करंट लॉ और जंक्शन लॉ। तो करंट लॉ और जंक्शन लॉ की दो स्टेटमेंट हैं जो आपको प्रिपेयर करके चलनी है। एक स्टेटमेंट कहती है कि सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। दूसरी स्टेटमेंट उसकी मुझे कहती है कि सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स लिविंग दैट पॉइंट, living that sum of all current entering at a point is equal to sum of all currents living that। ठीक है, living that। ठीक है, अब देखो बेटा कि जब चार्जेस का मोशन होता है किसी जंक्शन के थ्रू, तो चार्ज कभी कंजर्व नहीं रहता। ये बात आप नोट कर लीजिए कि जब चार्जेस का मोशन होता है किसी जंक्शन के थ्रू, ठीक है, तो चार्ज का जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। चार्ज का मोमेंटम, चार्ज नहीं होता है, चार्ज का मोमेंटम, यानी मोमेंटम ऑफ चार्ज इज नॉट कंजर्व। ठीक है ना, मोमेंटम ऑफ चार्ज इज नॉट कंजर्व। अब हम बात करते हैं किरचॉफ के दूसरे लॉ की, जिसका नाम है लूप लॉ या वोल्टेज। देखो बेटा, लूप लॉ और वोल्टेज लॉ की भी दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट तो कहती है कि सम of all EMFs acting in a loop, sum of dV, dV का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज किसमें, पोटेंशियल। चेंज किसमें, वोल्टेज में। दैट शुड बी इक्वल टू 0, मतलब चेंज नहीं होगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0, मतलब टोटल चेंज क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी 0। समेशन का मतलब यही होता है ना कि एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम। दूसरी स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स एक्टिंग इन ए लूप इज इक्वल टू, समेशन का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। मतलब दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट कहती है कि सम ऑफ ऑल चेंजेस इन द पोटेंशियल इन ए लूप इज इक्वल टू 0। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स, समेशन का मतलब होता है सम ऑफ, ई का मतलब है ईएमएफ एक्टिंग इन ए लूप। लूप क्या होता है भाई, क्लोज्ड पाथ, इज इक्वल टू, समेशन का मतलब सम ऑफ, ये प्रोडक्ट है ना करंट और रेजिस्टेंस की, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एक्टिंग इन ए लूप। अब भाई ये जो बातें मैंने आपको दो बताई हैं, इनसे आपको सही समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के देता हूँ। ठीक है, उस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझिएगा, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। बस इस एग्जाम्पल के साथ जुड़े रहना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है, यहाँ एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है, जिसकी ईएमएफ है E1। यहाँ पे भी मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा और यहाँ पे भी मैंने एक बैटरी लगा रखी है जिसकी ईएमएफ है E2, जिसके करंट का फ्लो जो है ना वो यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से और ऐसे। ठीक है, ऐसे, और यहाँ से भी इस तरह से करंट का फ्लो होगा, इस तरह से। इसके ईएमएफ E1 के लिए करंट का फ्लो कुछ इस तरह से होगा। मैं कुछ रेजिस्टेंसेस बनाने वाला हूँ, एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक, और एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, और एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ।
मैंने इस रेजिस्टेंस को कहा है R1, इस रेजिस्टेंस को मैंने कहा है R2 और इस रेजिस्टेंस को मैंने कहा है R3। इसकी EMF बैटरी की मैंने ली है E1 के बराबर और इस बैटरी की EMF मैंने ली है E2 के बराबर और इसके कारण जो करंट बना है वो मैंने लिखा है I1 के बराबर और इसके कारण जो करंट बना है वो मैंने लिखा है I2 के बराबर। यहाँ दोनों मिल रहे हैं, बन रहा है करंट I3 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे I2 अगेन, यहाँ पे I1 अगेन, यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है। ठीक है, और मैंने नेमिंग करी है कुछ इस तरह से A B C D E F A। देखो बेटा, एक बात मेरी हमेशा याद रखना बेटा कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा। नंबर एक बात, इफ वी आर, ये वोल्टेज लो अप्लाई करने का रूल है ना, इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, direction of current, then product of current and resistance is positive. Product of current and resistance is positive. Positive. Otherwise, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट की, फिर आप नेगेटिव वैल्यू लोगे बेटा। ठीक है ना, नंबर एक बात जो आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, सभी को ये बात समझ में आ रही है। दूसरी बात सुनो कि अगर इफ वी मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल, टू पॉजिटिव टर्मिनल, देन टेक positive EMF, otherwise you have to take negative value of EMF। जैसे कि मैं अब लूप लेता हूं आपके सामने ABEFA, जैसे कि मैंने लूप लिया बेटा, लूप लो अप्लाई करने के लिए लूप ही लेना पड़ेगा, ABEFA, जैसे मैंने लूप लिया ABEFA। तो आप लूप लो कैसे अप्लाई करोगे इसको, देखो चलो A से लेकर B तक जाओ, आपको करंट दिख रहा है, क्या रेजिस्टेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ पे लूप लो अप्लाई नहीं कर सकते। B से E जाओ, करंट दिख रहा है, हाँ I3, रेजिस्टेंस दिख रहा है, हाँ जी R3, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, हाँ जी, तो पॉजिटिव वैल्यू। अब आगे आओ, आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, हाँ जी, करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है R1, प्लस लेना पड़ेगा, हाँ जी I1 R1 एंड दैट इज इक्वल टू, क्योंकि बाकी और कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा, बाकी बची एक कौन, बैटरी, और बैटरी में मैं कहां से कहां गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया, तो मैंने किसे क्या ले लिया, प्लस, दैट इज इक्वल टू E1। दिस इज द वे वी कैन अप्लाई वोल्टेज लॉ। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब दूसरा जो पाथ है वो मैं ले रहा हूं BEDCB। अब मैं ले रहा हूं लूप, ध्यान से देखना बेटा, लूप B से जाऊंगा E से जाऊंगा मैं D से C और C से सीधा वापस आ जाऊंगा मैं B पे, तभी तो क्लोज लूप बनेगा। जब मैं B से गया E तो मैं करंट की डायरेक्शन में चल रहा था, तो मैंने प्लस लिखा I3, रेजिस्टेंस था R3। फिर मैं E से D गया, रेजिस्टेंस नहीं था, D से मैं C गया, रेजिस्टेंस था और करंट था I2 और रेजिस्टेंस था R2। दैट इज इक्वल टू, क्योंकि अब रेजिस्टेंस खत्म हो चुके थे, केवल EMF बची थी, और EMF में मैं D से C जा रहा था, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। जब मैं पॉजिटिव फाइनली पहुंचता हूं तो मैं पॉजिटिव वैल्यू लिखता हूं, दैट इज E2 से, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से मैं वर्क कर सकता हूं। बहुत सारे बच्चे मेरे से सवाल करते हैं कि सर अगर आपको ACDFA पे अप्लाई करना होता तो आप कैसे अप्लाई करते? तो उस सिचुएशन में जहां मेरी 2 बैटरी लगी हो, मुझे ये देखना है कि EMF किसकी बड़ी है। जिसकी EMF बड़ी होगी उसी की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन कंसीडर कर लें आप लोग, और उसके अकॉर्डिंग फिर काम करें। मेरी बात आप समझ गए?
कि जिसकी ईएमएफ बड़ी होगी आप उसी की ईएमएफ को कंसीडर कर लें और उसकी डायरेक्शन में वर्क कर लें बेटा। ठीक है, मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुन लो। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको 2 बैटरी दे रखी हो, उस सिचुएशन में बड़ी बैटरी कौन सी है जिसकी पोटेंशियल बड़ा है, वही आप कंसीडर कर लें और उसकी जो डायरेक्शन है ना करंट की, वही डायरेक्शन आप मान लें, आपकी बात बन जाएगी। हाँ जी, कितने बच्चों को समझ में आया फटाफट से मेरे को मैसेज करके बताइए, तब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस भी मार्क कर लेता हूँ। ठीक है ना बेटा, तब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो तब तक किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को फटाफट से बता दीजिए, ताकि मैं आपको आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, वैसे मैं इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा करवाने वाला हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं है कि इसकी एप्लीकेशन मैं नहीं करवाऊंगा आपको, बहुत एप्लीकेशन कराऊंगा मैं इसकी, इस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत करवाऊंगा। तो ये स्टार्टिंग है आपकी, तो स्टार्टिंग जैसे ही निकलेगी वैसे ही धीरे धीरे आप लोग समझना शुरू कर दोगे, सीखना शुरू कर दोगे। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग देखो बच्चा पार्टी, मेरे पास कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, नेक्स्ट आर्टिकल है मेरा, और आज की क्लास का मेरा लास्ट आर्टिकल है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। देखो अगर आप बहुत ही ध्यान से इसे समझोगे तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे होगा, क्योंकि आपने इस पे थोड़ा बहुत काम पहले भी कर रखा है, इसलिए ये आपके टिप्स पे आता हुआ टाइम नहीं लगाएगा ज्यादा। ठीक है ना, तो आप ये बात सोच के चलें, समझ के चलें कि अगर आपको इसमें महारत हासिल करनी है तो आज का दिन बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक अरेंजमेंट होता है 4 रेजिस्टेंसेस का इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज, जिसमें 3 जो होते हैं ये 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है। ठीक है, 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। इन 4 में से 3 आपके होते हैं नॉन रेजिस्टेंसेस और 1 होता है आपका अननोन रेजिस्टेंस। 1 आपका होता है अननोन रेजिस्टेंस। 3 आपके नॉन है, 1 आपका अननोन। तो 3 नॉन की हेल्प लेके आपको अननोन की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी होती है। अब कैसे आपको कैलकुलेट करनी होती है वो बात हम आपको बताएंगे। देखिए जी, पहले आप 4 रेजिस्टेंसेस को अरेंज कीजिए। मान लीजिए आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है, ये आपके पास है थर्ड रेजिस्टेंस, और ये है जी आपका फोर्थ रेजिस्टेंस। इन रेजिस्टेंसेस का नाम मैंने लिखा है P, ये रेजिस्टेंस आपका Q, ये आपका रेजिस्टेंस R, और ये है आपके पास रेजिस्टेंस S। और इन दोनों के बीच में ये जो पीक है हमारी, ठीक है, हमने इसको लिखा है यहाँ पे A, ये हमारी B, और ये जो पीक है C, और ये है D। B और D के बीच मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाना है बेटा। B और D के बीच मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाना है। गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है जिसका काम होता है स्मॉल करंट की वैल्यू को मेजर करना और डिटेक्ट करना। स्मॉल करंट की वैल्यू को मेजर करना और डिटेक्ट करने का काम करता है गैल्वेनोमीटर। तो ये हमारा यहाँ पे इन दोनों के बीच में लगा है गैल्वेनोमीटर, तो स्मॉल करंट को मेजर करेगा और डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और हमें बताएगा कि हाँ जी कितना करंट है। ठीक है ना, हमें बताएगा ये कितना करंट है। मैं आपको बता दूं कि गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस होती है बच्चा पार्टी। ठीक है, सेंसिटिव डिवाइस होती है जिसका काम होता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना और डिटेक्ट करना। ठीक है जी, अब इस एक्सटर्नल सर्किट को कहां से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, किसी बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, जो यहाँ करंट फ्लो करवाएगा, एक सेल से कनेक्ट कर रहा हूं ये इस तरह से। देखो बेटा, ये जो मैं सेल बनाता हूँ ना बच्चा, ये डीसी सेल होती है बेटा,
ये बात याद रखना कि जहां मैं पॉजिटिव और नेगेटिव लिखता हूँ ना, वो डीसी का सिंबल होता है ये, ठीक है। एसी का सिंबल कुछ अलग होता है बेटा, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। आपने मान लीजिए कि यहाँ से बैटरी लगाई जिसकी ईएमएफ है आपकी ई के बराबर, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपका पी, क्यू, आर और एस। यहाँ पे 3 आपके नोन है, पी, क्यू और आर आपके नोन है, और अननोन रेजिस्टेंस है आपका एस। अब पी और क्यू दोनों के दोनों कैसे रेजिस्टेंसेस हैं? ये फिक्स रेजिस्टेंस है, फिक्स है, और आर जो है आपका वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है बेटा। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, या हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट भी बोल सकते हैं। रियोस्टेट, रियोस्टेट जहां रेजिस्टेंस वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। वेरिएबल की क्या निशानी होती है? एरो इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम इसमें, दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्योंकि हम आर की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा कि मान लीजिए आपने करंट यहां से भेजा, कितना आई करंट भेजा, तो यहाँ आई आया। अब इसमें से कुछ करंट इसके पास चला गया और कुछ करंट इसके पास चला गया, चला गया। अब इसमें से भी बी कॉर्नर पे आ गए, कुछ करंट इसके पास गैल्वेनोमीटर के पास चला गया और कुछ करंट क्यू के पास चला गया। इसी तरह से हम मान लेते हैं कि यहाँ वाला करंट गैल्वेनोमीटर के पास नहीं जाता और सीधा यहाँ चला जाता है, ठीक है। यहाँ ऐसे चला जाता है और आउटपुट में मेरा जितना मैंने दिया था मैं कहता हूँ उतना ही आ जाता है वापस। मतलब अगर मैंने आई करंट की एंट्री कराई थी तो आई करंट ही एग्जिट मार रहा है। इसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए आई करंट स्प्लिट हो गया I1 में और दूसरा I2। इसके पास जो करंट आया मान लीजिए IG गैल्वेनोमीटर के पास, यहाँ बाकी बचा आपका I1 माइनस IG। इसी तरह से यहाँ से जब करंट आया I2, उधर से आया IG, तो ये बन गया बेटा I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, ठीक है। I2 प्लस IG, ठीक है। आप ध्यान रखिए कि I1 प्लस I2 किसके बराबर है? I के बराबर है जी, ठीक है ना। चलो जी ठीक है। अब हम कहते हैं कि इफ galvanometer shows no deflection, galvanometer shows no deflection। अब आपको बताया था ना मैंने कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कब नहीं करेगा? जब बी पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल किस पे हो जाए? डी पे हो जाए, तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अब बी पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल अगर डी पे हो जाए तो क्या गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। उस सिचुएशन को जिसमें गैल्वेनोमीटर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं ऑब्जर्व करी जाती उसको बोलते हैं बैलेंस्ड पोजीशन। If galvanometer shows no deflection, then P by Q becomes equal to R by S। मेरे पास अननोन कौन है? S। तो S की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? Q by P by R मल्टीप्लाइड बाय R। तो इस तरह से मैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, उसको मैंने कौन सा पोजीशन लिखा? गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, उसको मैंने लिखा बैलेंस्ड पोजीशन। उसको मैंने कौन सा पोजीशन लिखा? बैलेंस्ड पोजीशन। उसको मैंने लिखा बेटा बैलेंस्ड पोजीशन, उसको मैंने लिखा बैलेंस्ड। अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा उसको हमने लिखा बैलेंस्ड पोजीशन। अब देखो बेटा ये बात तो बहुत आसान हुई कि मेरे पास 4 रेजिस्टेंस है P, Q, R, S, और चारों में से S जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है, और अननोन रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला है कि P by Q is equal to R by S। तो उससे S आ गया Q by P into R। तो ये बात हजम नहीं हो रही मुझे, इसका प्रूफ चाहिए मेरे को। तो इसका अगर प्रूफ मेरे को चाहिए तो मैं वोल्टेज लॉ का यूज करूंगा और उसका प्रूफ आपके सामने रख दूंगा। कैसे? चलो जी देखो, अभी देखो आपको प्रूफ दिखाते हैं इसका। चलो जी प्रूफ देखते हैं। देखो भाई बच्चा पार्टी, प्रूफ के लिए मैंने सबसे पहले एक क्लोज लूप लिया। कौन सा लूप लिया मैंने? मैंने लिया ए से लेकर मैं बी गया, बी से डी गया और डी से वापस आया मैं ए। मैंने पहला लूप ले लिया, ये वाला लूप। तो ए से जब मैं बी जा रहा था तो करंट था मेरा I1, रेजिस्टेंस था मेरा P, करंट की डायरेक्शन में था तो प्लस लिया मैंने। फिर मैं बी से डी जब गया तो मैं करंट की डायरेक्शन में था
करंट था मेरा IG और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय गैल्वेनोमीटर मान लो कैपिटल G। अब D से जब मैं A जा रहा था तो उल्टा चल रहा था, तो माइनस मैंने कर दिया। करंट था यहाँ पे I2 और रेजिस्टेंस था यहाँ पे R, तो दैट बिकम्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ कि I1 इंटू P प्लस IG इंटू G माइनस I2 इंटू R दैट बिकम्स इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, इतनी बात समझ में आई। अब लो दूसरा लूप जो बाकी बच गया। अब लूप दूसरा बाकी बच गया मेरा BCDB। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप B से C आओ, B से D आ सकते थे, D से C, C से B जा सकते थे, अपनी मर्जी है आपकी। आपको बस लेना है लूप। बस ये बात याद रखिए कि लूप लेना है, क्लोज पाथ मत ले, ओपन पाथ मत ले लेना, क्लोज पाथ लेना है। B से आओ C, करंट कितना है I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस कितना है Q, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो प्लस ले लिया। अब C से D माइनस कर दो, I2 प्लस IG इंटू रेजिस्टेंस है आपका S, ठीक है। अब आ रहे हो आप D से B माइनस कर दो फिर से, IG इंटू G दैट बिकम्स इक्वल टू 0 से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि इस पूरे लूप में ABDA में कोई बैटरी नहीं है तो मैंने 0 लिखा है बेटा, कोई बैटरी नहीं है तो मैंने 0 लिखा है। अगर बैटरी होता तो मैं लिख देता। अब आप कहोगे सर ये रही बैटरी, तो ये इस लूप में नहीं है जो लूप हमने माना है, और जो दूसरा लूप हमने माना उसमें भी बैटरी नहीं है, दैट्स व्हाई आई से दिस इज इक्वल टू 0। अब मान लो कि आपने चेंज किया वैल्यू ऑफ R वैल्यू वेरिएबल रेजिस्टेंस है, until galvanometer stops showing deflection। जब तक कि गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन दिखाना बंद ना कर दे, R की वैल्यू को चेंज करते जाओ। वेरिएबल वैल्यू है, चेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स 100% श्योर है, चेंज कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन रुका, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब रुक सकता है, जब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये वैल्यू पुट कर दो 1 एंड 2 में, पुट इन 1 एंड 2, 1 एंड 2 में पुट करो बेटा। IG 0, IG अगर 0 पुट करूं तो ये गया काम से, तो I1 इंटू P माइनस I2 इंटू R दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि I1 इंटू P दैट इज इक्वल टू I2 इंटू R, यानी कि यहाँ से I1 अपॉन I2 आपका किसके इक्वल आ गया, R बाई P के इक्वल आ गया, से इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरह से इसमें IG को 0 रखो, इसमें अगर IG को 0 रखोगे तो ये टर्म गई, ये टर्म गई और ये टर्म गई, आपके पास बाकी कौन बचा, I1 इंटू माइनस I2 इंटू S दैट बिकम्स इक्वल टू 0। तो I1 इंटू Q इज इक्वल टू I2 इंटू S, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू S बाय Q से इक्वेशन नंबर 4। कंपेयर कर लो बेटा 3 एंड 4 को, कंपेयर करो आप 3 एंड 4 को। 3 एंड 4 को जैसे ही कंपेयर करेंगे, R बाई P इज इक्वल टू S बाई Q, बेटा इधर उधर कर दो इनको, तो ये इधर जाएगा तो P बाई Q बन जाएगा, S इधर आएगा तो नीचे बन आ जाएगा, तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव था इसका, हेंस प्रूव्ड, यानी कि मैंने जो कॉन्सेप्ट लगाया था वो बिल्कुल सही था बेटा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से मेरे को बता दीजिए कि कहीं कोई आपको डाउट तो नहीं आया। अगर डाउट आया है तो अभी शेयर कर दो बेटा, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो अभी शेयर कर लो फटाफट से, ठीक है। कोई डाउट नहीं आना चाहिए बच्चा, ठीक है। क्लियर है अमरवीर, दैट्स गुड। वंशिका वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रियंका क्लियर है सर, दैट्स गुड। अंशु नोट भी कर लेना बेटा, और आज जितने बच्चे मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे प्लीज सभी बच्चे अपने नोट्स की PDF बना के भेज दें मेरे पास, या फिर छोटी सी वीडियो बना के भेज दें, जिससे कि मैं आपके नोट्स देख पाऊं कि आपने नोट्स कैसे बनाए हैं बच्चा पार्टी। तो ये मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है
कि आप अपने नोट्स की पीडीएफ मेरे साथ जरूर शेयर करें बेटा, ठीक है। BCDB को एक्सप्लेन करूं दोबारा से, ठीक है जी। BCDB देखो बेटा, आप B से C करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपने ले लिया इसको प्लस, करंट कितना था I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस कितना है Q। फिर आप चले C से D, उल्टा चल रहे हो आप करंट की डायरेक्शन से, तो माइनस आपने ले लिया, करंट कितना है I2 प्लस IG, रेजिस्टेंस कितना है S, तो करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है। अब आप चल रहे हो D से भी उल्टा चल रहे हो तो फिर माइनस, करंट कितना है IG, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है G, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि इस लूप में कोई EMF नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, दैट्स व्हाई हमने इसको किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखा। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर टुडे। Today we have completed Kirchhoff के rules and Wheat's on bridge principle और उसका proof, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज की हमारी क्लास बहुत ज्यादा लंबी क्लास मैंने नहीं ली है, ठीक है, बहुत ही छोटी क्लास ली है मैंने, ठीक है। तो आप अपना फ्लो बना लें, अपने नोट्स कंप्लीट रखें बच्चा पार्टी, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसके नोट्स इनकम्प्लीट हो, और मेरे से शेयर जरूर करें बेटा, जरूर शेयर करें बच्चे अपने नोट्स, ताकि मैं आपकी जो कमियां हैं, जो आपकी अच्छी बातें हैं वो पकड़ सकूं, और अगर कमियां हैं तो उन पे हम काम कर लें, अगर अच्छी बातें हैं तो मैं आपको अप्रिशिएट कर दूं, ठीक है। चलो अपनी PDF बना के या वीडियो बना के मुझे जरूर भेजना बेटा, ठीक है, अपने नोट्स की। अगर आपने नोट्स बनाने स्टार्ट नहीं करे हैं तो प्लीज अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। थैंक यू बच्चा, थैंक यू बच्चा, थैंक यू।